हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेटा क्लासेस मंडी डावाली। कल हम अपना चैप्टर कर रहे थे लर्निंग का, जिसका एक पार्ट हमने कवर कर लिया था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि अधिगम क्या है। ठीक है, उसके लिए शर्तें, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा लर्निंग ट्रांसफर। लर्निंग ट्रांसफर जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं अधिगम स्थानांतरण। क्या बोलते हैं हिंदी में? अधिगम स्थानांतरण। देखो, जो इंग्लिश का वर्ड है ट्रांसफर, ये हमने बहुत बार सुना हुआ है। पहले हम लर्निंग ट्रांसफर को डिस्कस ना करते हुए मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ कि ट्रांसफर वर्ड का मीन क्या है। ट्रांसफर जो वर्ड है उसका मीन है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाना। यही होता है ट्रांसफर। हम लोग बोलते हैं कि मेरे पापा की ट्रांसफर होगी। दैट मीन्स पहले वो सपोज यहाँ डवाली में वर्क कर रहे थे, अब उनकी जहाँ पे जॉब की ट्रांसफर हुई है वो वहाँ वर्क करेंगे। मतलब उनकी जॉब लोकेशन जो है वो यहाँ से मूव होके न्यू लोकेशन पे शिफ्ट हो गए। इसी तरह अब हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं लर्निंग ट्रांसफर, कि लर्निंग ट्रांसफर क्या है। ऐसे नहीं कि लर्निंग ट्रांसफर में ऐसे कि अगर हम अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को मूव कर रहे हैं तो हमारा जो हमारा ज्ञान है, पुरानी हमारी जो नॉलेज है वो खत्म हो जाएगी। नहीं, देखो लर्निंग ट्रांसफर का मीन क्या है कि जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, आपका पूर्व ज्ञान है, उसका ट्रांसफर किस में हो जाना? न्यू नॉलेज में हो जाना। आपका जो पूर्व ज्ञान है, आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो तो वैसे की वैसी रहेगी, उसमें क्या है, उसका ट्रांसफर होगा किसमें? न्यू नॉलेज में। और ये जो सारा प्रोसेस है प्रीवियस नॉलेज का ट्रांसफर होना किसमें? न्यू नॉलेज में, ये हमारा क्या कहलाता है? लर्निंग ट्रांसफर, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? अधिगम स्थानांतरण। जैसे मैं कहूँ कि मुझे पहले क्या चलानी आती थी? साइकिल चलानी आती थी। ये मेरी प्रीवियस नॉलेज है। मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट टर्म में पी के लिख देती हूँ। बट अब मुझे नीड हुई एक्टिवा की, मुझे अब एक्टिवा चाहिए तो मुझे एक्टिवा भी सीखनी पड़ेगी। बट मैंने साइकिल को इतने अच्छे से सीखा कि उस पर कैसे बैलेंस बनाना है मुझे। तो जब मैंने एक्टिवा सीखी मुझे जरा से भी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो मेरी प्रीवियस नॉलेज थी, जो बैलेंस मैंने साइकिल को चलाने में सीख लिया, अब मुझे वो चीज़, जो प्रॉब्लम्स हैं एक्टिवा को चलाने में, वो फेस ही नहीं करनी पड़ेंगी। क्योंकि मेन जो एक्टिवा में गियर वगैरह तो होते नहीं, मेन जो प्रॉब्लम किसकी रहती है? बैलेंस बनाने की। और बैलेंस बनाने का जो काम था मैंने वो कहाँ सीख लिया? जब मैंने साइकिल चलानी सीखी थी, मैंने ये काम वहीं पे ही सीख लिया। तो ये मेरा साइकिल चलाना क्या है? प्रीवियस नॉलेज। अब मैं क्या चला रही हूँ? एक्टिवा। और ये मेरी क्या है? न्यू नॉलेज है। तो जो साइकिल चलाने की मेरी प्रीवियस नॉलेज थी, वो नॉलेज मेरी किस में ट्रांसफर होगी? एक्टिवा चलाने में, मेरी न्यू नॉलेज में। तो ये मेरा क्या हुआ है? ट्रांसफर। ट्रांसफर किसका हुआ है? मेरी लर्निंग का। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये हुआ मेरा सिर्फ और सिर्फ किसकी डेफिनेशन? लर्निंग ट्रांसफर की। कि लर्निंग ट्रांसफर क्या है? प्रीवियस नॉलेज का न्यू नॉलेज में ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाता है? मेरा लर्निंग ट्रांसफर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसकी जो नोट्स बनाने हैं तो आप इसके नोट्स बना लो। फिर हम करेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग ट्रांसफर। टाइप्स ऑफ लर्निंग ट्रांसफर लिख लिया बच्चे? सभी नहीं है? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इसी का ही नेक्स्ट टॉपिक। टाइप्स ऑफ लर्निंग ट्रांसफर, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। कि जो अभी हमने देखा ये ट्रांसफर हो रहा है, ये कितनी तरह का है। यहीं पे एडिटिंग में कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ लर्निंग ट्रांसफर, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। तो अब हम यहाँ देखेंगे जो हमारी लर्निंग ट्रांसफर है उसके 3 टाइप्स हैं। कितने? 3।
सबसे पहला है हमारा पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर, नेगेटिव learning transfer, and the last is zero transfer. अब हम इनके हिंदी में नाम लिखेंगे। हिंदी में इसके क्या क्या नाम है? सकारात्मक, या फिर धनात्मक, अधिगम, स्थानांतरण। ठीक है, नेगेटिव को हम क्या लिख देंगे? नकारात्मक या फिर ऋणात्मक, अधिगम, स्थानांतरण। और जीरो ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे? शून्य स्थानांतरण। चलो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर क्या है। देखो भी हमने ट्रांसफर के बारे में पढ़ा कि ट्रांसफर क्या है, एक जगह से मूव हो जाना दूसरी जगह पे। बट लर्निंग ट्रांसफर क्या है? एक नॉलेज का, प्रीवियस नॉलेज का न्यू नॉलेज में मूव हो जाना क्या है हमारा? लर्निंग ट्रांसफर। अब देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कुछ ना कुछ अच्छा। जब कोई पूर्व का ज्ञान है, जो आपका कोई प्रीवियस नॉलेज है आपकी, वो आपको न्यू नॉलेज गेन करने में आपकी हेल्प कर रही है, सहायता कर रही है, तो इस तरह का ट्रांसफर क्या कहलाएगा? पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाएगा। कैसे? देखो मैंने कहा था अभी हमने लास्ट एग्जांपल जो किया कि मुझे साइकिल चलानी आती थी, साइकिल चलाने आई तो मुझे एक्टिवा चलाने में प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मेरा जो पूर्व का ज्ञान था उसने क्या किया? हेल्प की मुझे नई चीज सीखने में। जब जो आपका पूर्व में अर्जित किया गया ज्ञान किसी नई नॉलेज को गेन करने में आपकी क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो इस टाइप का जो ट्रांसफर है वो क्या कहलाएगा? हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर। अगर वही आपका पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा डाल रहा है, मुश्किल डाल रहा है, आपको ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव ट्रांसफर। कैसे? देखो अब हम जैसे बात करें ड्राइविंग की, कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारा जो स्टीयरिंग होता है वो किस साइड होता है? राइट हैंड साइड होता है। बट हम जैसे ही आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, हमें अगर कोई कह देता है या हमें खुद को किसी वजह से ड्राइविंग भी करनी पड़ती है, तो उनका जो स्टीयरिंग होता है वो किस साइड होता है? लेफ्ट हैंड साइड। तो वहां पे आपको क्या होती है? प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि हम किस चीज के हैबिचुअल हैं? हम हैबिचुअल हैं हमेशा राइट हैंड स्टीयरिंग को पकड़ने के। बट वहां पे जो हमें ड्राइविंग करनी पड़ रही है वो किसके साथ करनी पड़ रही है? लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग के साथ। तो इस तरह का जो ट्रांसफर है जो आपको बाधा दे रहा है वो क्या है? नेगेटिव। अगर हम एक एक एग्जांपल चलो और करते हैं। जैसे अब हमने देखा कि जैसे हरियाणा गवर्नमेंट में अब ये है कि जो संस्कृत का टीचर है वो क्या है? हिंदी पढ़ा सकता है। कैसे? ठीक है, कि जो संस्कृत है वो मिलती जुलती है किससे? हिंदी से। उसकी जो ग्रामर है, उसके जो नियम है, उसके जो रूल्स हैं वो हिंदी लैंग्वेज से क्या है? मिलते जुलते हैं। इसलिए संस्कृत का जो टीचर है उसने वो चीजें पढ़ी हुई हैं और उसको हिंदी पढ़ाने में कोई बाधा नहीं आ रही, क्योंकि दोनों क्या है? मिलती जुलती है। तो इस तरह का एग्जाम्पल जो क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर का। यहाँ पे आप चाहो तो हल्का सा लिख भी सकते हो ताकि आपको याद रह जाए। जैसे साइकिल का किसमें? एक्टिवा में नॉलेज ट्रांसफर होना, ये आपको क्या करेगा? हेल्प। किसी संस्कृत के टीचर को हिंदी पढ़ाना कोई बाधा नहीं देगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर का। हम बात कर रहे थे फिर इसके बाद नेगेटिव की, कि जब पूर्व में अर्जित किया गया ज्ञान, नवीन ज्ञान को हासिल
करने में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है वो आपको न्यू नॉलेज गेन करने में ऑब्स्टेकल ला रही है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर। जैसे हमने क्या कहा था, ड्राइविंग का एग्जांपल लिया था। ड्राइविंग के एग्जांपल में हम राइट हैंड साइड यूज करते हैं, बट सडनली हमें क्या करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड। ये एग्जांपल याद रखना। या फिर जैसे आजकल हम क्या यूज करते हैं, स्मार्टफोन जो क्या है, टच पैड, स्मार्ट टच फोन हम यूज कर रहे हैं, बट आपका फोन गिर के टूट जाता है और आपको मजबूरी में कीपैड वाला फोन यूज करना पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर। आप हमेशा क्या यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, बट आपको क्या कहा गया कि आज लैपटॉप खराब है, बट आपको टाइपिंग करनी है, और आपको जो टाइपिंग करनी है वो किस पे करनी पड़ेगी, टाइपराइटर पे करनी पड़ेगी। तो ये भी आपको क्या है, बाधा देगा, मुश्किल देगा। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर। अभी हमने पॉजिटिव डिस्कस कर लिया और नेगेटिव भी डिस्कस कर दिया। अब हम आ रहे हैं अपने जीरो ट्रांसफर पे। जीरो ट्रांसफर नाम से ही पता चल रहा है, जो क्या है, ना तो आपको आपकी प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, वो ना तो आपको हेल्प करेगी और ना ही कोई बाधा डालेगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप साइंस पढ़ रहे हो और इसके पैरेलल आप क्या पढ़ रहे हो, इंग्लिश, या कोई भी सब्जेक्ट ले लो। यहाँ पे हम जियोग्राफी भी ले सकते हैं, इंग्लिश चलो आप कहोगे कि लैंग्वेज है मीडियम, हम यहाँ पे जियोग्राफी भी ले सकते हैं। तो ये दोनों पैरेलल सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो साइंस ना तो जियोग्राफी पढ़ने में हमारी हेल्प करेगी, ना ही इसमें कोई ऑब्स्टेकल लाएगी। तो जब हमारे इस टाइप की ट्रांसफर में प्रीवियस जो हमारी नॉलेज है वो आपकी न्यू नॉलेज में ना तो हेल्प करेगी और ना ही ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी, बाधा उत्पन्न करेगी, जो है एज इट इज रहेगा। इस तरह का जो ट्रांसफर है वो क्या कहलाएगा, जीरो ट्रांसफर। ठीक है, नोट कर लो। फिर आगे हम इसके बात कर रहे हैं कि जो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर है वो भी आगे कितनी तरह का है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसके नोट्स जो आपने बनाए हैं, नोट्स अगर राइट डाउन करना है कुछ तो आप राइट भी कर सकते हो। चलो थोड़ा सा जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। आप इसका चाहो तो एक एग्जांपल और भी लिख सकते हो। जैसे आप किसी डांस क्लास को आपने ज्वाइन कर रखा है समर वेकेशन में, और पहले आप क्या कर रहे हो, कुकिंग क्लास भी ज्वाइन कर रखी है आपने। तो आपकी जो डांस क्लास है वो आपकी कुकिंग क्लास पे ना तो कोई पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी और ना ही कोई नेगेटिव, क्योंकि दोनों के अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन है। तो इस तरह का जो ट्रांसफर होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा जीरो ट्रांसफर। ठीक है, अब हम कर रहे हैं पॉजिटिव जो लर्निंग ट्रांसफर है उसके फिर से फर्दर 5 पार्ट्स हैं, जिनके मैं एक बार यहाँ पे नाम ही नोट कर रही हूँ और वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। ये किसके रहेंगे, पॉजिटिव लर्निंग के रहेंगे।
टाइप्स ऑफ पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर। Number 1 is लेटरल ट्रांसफर या यूनिलेटरल भी बोल देते हैं इसे, लेटरल यूनिलेटरल। ठीक है, हिंदी में हम इसे कहेंगे पार्श्वीय या एक पक्षीय स्थानांतरण। सेकेंड जो टाइप रहेगा वो रहेगा बाइलेटरल द्विपक्षीय। थर्ड जो हमारा टाइप रहेगा वर्टिकल ट्रांसफर, अनुलंब। फोर्थ जो रहेगा हमारा रहेगा वो हॉरिजॉन्टल। और जो फिफ्थ रहेगा वो रहेगा हमारा सीक्वेंशियल। हॉरिजॉन्टल को हम हिंदी में बोलेंगे समस्तर, और सीक्वेंशियल को हम बोलेंगे अनुक्रिया या अनुक्रमिक। अनुक्रमिक। नोट कर लो एक बार ये सारे। कर लिया नोट? ठीक है, सबसे पहले हम कर रहे हैं लेटरल या यूनिलेटरल, जिसको हिंदी में हम बोल देते हैं एक पक्षीय या फिर पार्श्वीय स्थानांतरण। इसमें क्या होगा कि जो आपने लर्निंग की है किसी एक सिचुएशन में, सेम वैसे ही दूसरी किसी सिचुएशन में उस लर्निंग का प्रयोग करना। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कैसे कि आपने एक सिचुएशन में कोई चीज सीखी है, बट सडनली कोई दूसरी सिचुएशन आ गई उससे मिलती जुलती, तो उसी सीखी हुई लर्निंग का दूसरे सिचुएशन में यूज करना। ठीक है, अब इसकी मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल डिस्कस कराऊंगी। जैसे सपोज कि एक बच्चा है, ठीक है, उसने क्या सीखा स्कूल में आज कि 7 में से 4 गए, कितने होते हैं? 3। क्लासरूम में उसने क्या सीखा आज उसके टीचर ने सिखाया कि 7 में से 4 गए, कितने हुए? 3। बट जब वो घर पे आया, उसने अपनी फ्रिज ओपन की तो उसने देखा कि फ्रिज में 7 एप्पल हैं, 7 एप्पल्स हैं। तो उसकी मम्मा ने उसको बोला कि आप 3 एप्पल्स जो है उसमें से लेके आओ। तो बच्चे ने जल्दी से क्या किया, उन 7 एप्पल्स में से 3 एप्पल्स ले लिए और अपनी मम्मा को बताया कि जो 4 एप्पल हैं, जो 4 सेब हैं, वो फ्रिज में रह गए। तो बच्चे ने एक सिचुएशन में सीखा कि 7 में से 4 गए, कितने हुए? 3। बट उससे मिलती जुलती ही सिचुएशन उसने घर में फेस की और उसने अपने उस लर्निंग जो उसने पहले की है, ये उसकी क्या होगी? प्रीवियस नॉलेज होगी, और ये उसकी क्या होगी? न्यू नॉलेज होगी। तो प्रीवियस नॉलेज का न्यू नॉलेज में क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। बट जो पहले वाली सिचुएशन में जो लर्निंग की थी उसने, वो दूसरी सिचुएशन में उसको काम आई। ठीक है, तो इस तरह का जो ट्रांसफर है ये कौन सा कहलाता है? लेटरल या फिर यूनिलेटरल।
ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम हमेशा क्या करते हैं, जो ट्रे है हमेशा किससे पकड़ते हैं, दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बट एक बार क्या हुआ कि हमारे हाथ में चोट लग गई इस लेफ्ट हैंड में, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने राइट हैंड से उस ट्रे को पकड़ते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लेटरल या फिर यूनिलेटरल का। तो आप इसको चाहो तो नोट कर लो। अब हम चल रहे हैं हमारे बाइलेटरल पे। बाइलेटरल जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्विपक्षीय। देखो नाम से पता चल रहा है द्वि मतलब दो। अब कोई काम है वो हम क्या करें, दो हाथों से कर रहे हैं, बट कैसे, हम हमेशा क्या करते हैं, लिखना कौन से हाथ से चाहते हैं, राइट हैंड साइड से। किससे, नेम हमने किससे सीखा, अपने सीधे हाथ से लिखना। बट हम क्या ऐसा होता है, कई बार आपने देखा ना, हम जब छोटे थे तो उल्टे हाथ से भी लिखना शुरू कर देते थे। या फिर जैसे 3 इडियट्स जो मूवी है उसमें वायरस है जो क्या है, अपने दोनों हाथों से पैरेलल लिखता है। क्या हमने लेफ्ट हैंड साइड से लिखने के लिए कोई अलग से प्रैक्टिस की, नहीं की। वो लिखना क्या आ गया, उसको अपने आप से ही आ गया। जो काम हमने सीखा तो क्या एक साइड से, बट दूसरी साइड को वो काम क्या है, अपने आप आ गया। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएगा, बाइलेटरल का। इसके लिए बस याद रखना वायरस ऑफ 3 इडियट्स, आपको याद रहेगा कि वो कैसे लिखता है, दोनों हाथों से लिखता है। सीखा तो किससे हमने, राइट हैंड से लिखना, हमने प्रैक्टिस किससे की, हमेशा राइट हैंड से। बट हमारे लेफ्ट हैंड को वो काम ऑटोमेटिकली अपने आप आ गया, हमने उसको कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी। तो इस तरह का जो लर्निंग ट्रांसफर है वो कौन सा हो जाएगा, बाइलेटरल, जिसको हम क्या बोल देते हैं हिंदी में, द्विपक्षीय। फिर हम कर रहे हैं वर्टिकल ट्रांसफर। वर्टिकल ट्रांसफर में क्या होगा, ये जो वर्टिकल ट्रांसफर है ये थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा। हाई लेवल का मतलब कैसे, मैंने एक बारी क्लास में बच्चे को ये समझा दिया कि जब हम किसी भी नंबर को, इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे याद रख लेना, वायरस ऑफ 3 इडियट्स, याद रहेगा। ये एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। अब मैंने बच्चे को सिखाया कि हम कोई भी नंबर है अगर मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो जो मेरा आंसर है हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इतनी सी बात मैंने बच्चे को क्या करवा दी, याद करवा दी। अब कुछ टाइम बाद बच्चे के सामने इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, और उसको कहा जाता है कि आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को क्या करना है, सोल्व। बट बच्चे ने पहले सीखा कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0। पूरी जो स्टेटमेंट है रीड करने के बाद बच्चे की जो नजर है वो किस पे गई है, इस 0 पे गई। उसने फटाफट से जो उसने लर्निंग पहले सीखी थी, लर्निंग उसने पहले की थी, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो उसको याद आई। क्या कि मैडम ने कहा था कि जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उस प्रीवियस नॉलेज को वो कहाँ लेके आया, इस बड़ी सारी स्टेटमेंट में लेके आया। उसने पहले ये नहीं सोचा कि मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं और फिर इनको करूं फिर इसको, नहीं, उसने सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखते हुए ही आंसर दे दिया कि आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो उसने जो उसकी जो प्रीवियस नॉलेज थी उसने उसको कहाँ काम दिया, यहाँ उसकी न्यू नॉलेज को गेन करने में। ठीक है, हुआ क्लियर। अब हम चल रहे हैं हमारे हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल है वो ऑलमोस्ट किसकी तरह रहेगी, लेटरल की तरह रहेगी, जो बट इसमें थोड़ा सा फर्क रहेगा। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल जो हमारी है इसको हम हिंदी में बोलते हैं समस्तर। नाम ही पता चल रहा है क्या, समान स्तर का। इसमें क्या है कि कोई भी चीज जो है, जैसे सपोज हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, साइकिल में तो वैसे तो चलो कि हम दोनों पैरों से जो है साइकिल चलाते हैं, पैडल मारते हैं,
उसमें ऐसा नहीं होता कि जो लेफ्ट जो साइड है उसको किसके लेफ्ट साइड के लिए अलग ट्रेनिंग दी जाए या राइट के लिए अलग दी जाए, वो दोनों में ही काम आ जाती है। या फिर हम इसका एक एग्जांपल और डिस्कस करें कि एक सिचुएशन थी कि बच्चे ने क्या किया कि किसी को चोरी करते हुए देखा तो उसने देखा कि उस बच्चे को चोरी करने पे क्या पड़ी, मार पड़ी। तो भविष्य में अगर उस बच्चे पे सेम कंडीशन आएगी तो बच्चा क्या करेगा, अपने पहले वाले ज्ञान का इस्तेमाल करेगा कि चोरी करना क्या है, गलत है, और अगर ऐसा मैंने दोबारा से किया तो क्या हो जाएगा, उसको मार पड़ेगी। तो किसी सिचुएशन से कुछ बच्चे ने सीखा और उसी सीखे हुए ज्ञान का इस्तेमाल बच्चे ने कब किया, फ्यूचर में किया। ठीक है, कैसे कि बच्चे ने पहले देखा कि एक बार उसने या चोरी करते हुए किसी को देखा या फिर खुद ने भी की, तो उसको क्या पता चला कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने पे क्या पड़ती है, मार। तो भविष्य में उसने क्या किया, सेम कंडीशन उस पे आई तो उसने पूर्व के ज्ञान का इस्तेमाल किया, किसमें, अपने नवीन ज्ञान में, कि चोरी करना गलत है। तो इस पे जो एग्जांपल लिखोगे चोरी, थेफ्ट का। लास्ट जो हमारा है सीक्वेंशियल, नाम से ही पता चल रहा है इसमें जो सब है वो किसमें चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा, बट थोड़ा हायर लेवल पे। सब किसमें चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा और लोअर टू हायर चलेगा। जैसे सबसे पहले हमने क्या सीखा, एडिशन। एडिशन के बाद हम क्या सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या सीखते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। जब हम डिवीजन सीखते हैं तो हमारी ये तीनों चीजें क्या है, उसमें कवर हो जाती है। तो क्या है, ये हायर लेवल का, सारी चीजें इसमें किसमें चलती हैं, सीक्वेंस में। और कैसे चलेंगी, लोअर टू हायर। पहले हमने सबसे पहले बेसिक एडिशन सीखा, फिर उससे हायर, फिर उससे हायर, लास्ट में हाईएस्ट जो था हमने वो सीखा। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर। पहला क्या था, लेटरल या यूनिलेटरल। बच्चे ने कुछ सीखा एक सिचुएशन में और उसका फिर से किसमें यूज किया, किसी दूसरी सिचुएशन में उसका यूज किया। ये लेटरल और हॉरिजॉन्टल क्या है, मिलती जुलती ही है। बाइलेटरल सीखा हमने एक हाथ से, दूसरे हाथ को वो काम क्या आ गया, अपने आप आ गया, कोई स्पेशल ट्रेनिंग की नीड नहीं थी। वर्टिकल एक बार बता दिया कि जैसे कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, कितनी बड़ी मर्जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए, पर पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान किसमें काम आया, नवीन ज्ञान में। हॉरिजॉन्टल बच्चे ने पास्ट में सीखा क्या, कि चोरी करना बुरी बात है, सेम कंडीशन फिर आई और बच्चे ने फिर देखा कि चोरी करना गलत है, उसने वो चीज नहीं की। सीक्वेंशियल में क्या होगा कि सारी चीजें किसमें चलेंगी, सीक्वेंस में, बट कैसे चलेंगी, लोअर टू हायर, कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे टॉपिक फिनिश। कौन सा, टाइप्स ऑफ पॉजिटिव लर्निंग। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉस ऑफ लर्निंग, अधिगम के नियम।
एडवर्ड थॉर्नडाइक। किसने? एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक के बारे में हमने अपनी फर्स्ट वीडियो के बारे में कुछ पढ़ा था। इन्हें कुछ और भी कहा जाता है, किसके लिए स्पेशल है? बताओ जल्दी से। इन्हें क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, और इंग्लिश में कहें तो हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। चलो, अब इन्होंने कितने लॉज दिए? इन्होंने 2 तरह के लॉज दिए थे। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लॉज मतलब मुख्य नियम, सेकेंडरी लॉज मतलब गौण नियम। कुल 8 नियम दिए थे इन्होंने। कितने? 8। जिनमें से प्राइमरी जो लॉज है वो कितने हैं? 3, और जो सेकेंडरी है वो कितने हैं? 5। अब जो प्राइमरी लॉज थे वो कौन कौन से हैं वो नोट करेंगे हम। सबसे पहले है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। जो दूसरा है वो है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। And the third and last is law of effect, प्रभाव का नियम। ये थे हमारे 3 प्राइमरी लॉज, मुख्य या प्रमुख नियम इसको बोल देते हैं, जो कितने हैं? 3 हैं। अब हम करेंगे सेकेंडरी लॉज, जो कितने हैं? 5, जिसमें से सबसे पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु प्रतिक्रिया का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, हिंदी में थोड़ा छोटा सा लिखूंगी, बहु प्रतिक्रिया का नियम। सेकंड है लॉ ऑफ एटीट्यूड। लॉ ऑफ एटीट्यूड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिवृत्ति का नियम। यहाँ पे बस अभिवृत्ति लिखूंगी, आगे समझ लीजिएगा।
नेक्स्ट है लॉ ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण का नियम। बाकी के दो है आइडिया हैं, जिनमें से फोर्थ है लॉ ऑफ एसिमिलेशन, आत्मीकरण का। लॉ ऑफ एसिमिलेशन, आत्मीकरण का नियम। एंड द लास्ट इज लॉ ऑफ एसोसिएशन, सहचर्या का नियम। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सभी को। एसोसिएशन को आप एकीकरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिए। तो सबसे पहला हमारा जो प्राइमरी लॉ है वो क्या कहता है, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। मतलब अगर हम कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई हमारी इच्छा है कोई काम करने की, तो उससे पहले हमें क्या होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ मैंने ये काम करना है या नहीं। अगर हमारी इस काम में रुचि ही नहीं है तो हम वो काम नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि आपने प्रिपरेशन करनी है, आपने कोई कोचिंग सेंटर जो है वो ज्वाइन करना है, तो उसके लिए पहले क्या है, आपके मन में एक मतलब दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हाँ जो मैंने एस्टेट है, रीट है, सीटेट की क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। आपका मन है नहीं तैयारी करने का, आपने घर वालों के प्रेशर में क्या है सेंटर ज्वाइन कर रहे हो, तो ऐसे सेंटर ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। ये आपके मनी और टाइम की क्या है, वेस्टेज है। तो जो काम आप कर रहे हो तो पहले आप खुद उससे मेंटली जो है रेडी होने चाहिए उस काम को करने के लिए। फिर आता है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हम उसमें परफेक्ट होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, उस काम का क्या करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। और फिर हमारी जो लर्निंग होगी वो क्या है, लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में रहेगी। जैसे हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं चपाती का, कि हमने अपने पिछले एग्जाम्पल्स में भी इस बात का जिक्र किया कि अगर हम पहली बार में चपाती बनाते हैं तो चपाती कैसे बनेगी, इंडिया के नक्शे से भी बुरी बनेगी। बट जब हम उस चीज की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो लास्ट में क्या है, चपाती क्या बन जाती है, बिल्कुल गोल। और जो थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रभाव। जो काम हमने किया हम उसका क्या करते हैं, प्रभाव देखेंगे। कि जैसे मैंने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, अगर मुझे वहां पे अच्छी समझ में आ रही है तो ही मैं उस चीज को कंटिन्यू करूंगी। तो मैंने स्टार्टिंग की जो डेमो क्लासेस थी उसका अपने ऊपर इफेक्ट देखा कि जैसे मैं अगर खुद की बात करूं तो मेरा मैथ्स क्या है, वीक है। अगर मैं कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि मैंने फर्स्ट डे जो था मुझे कुछ समझ में आया, सेकंड डे कुछ थर्ड, और आफ्टर डेमो क्लासेस जो मैं पहले दिन थी और मैं 3 दिन की जो डेमो क्लास के बाद हूँ, उन दोनों में अपना क्या देखूंगी, चेंज देखूंगी कि उन 3 दिनों ने मेरे ऊपर क्या प्रभाव छोड़ा। तो उस चीज को फिर मैं क्या करूंगी, कंटिन्यू करूंगी। तो ये क्या कहलाता है, हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इसके कुछ और नाम भी है, ठीक है, जो मैं प्रोनाउंस करती हूँ, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो किसके नाम है वो, लॉ ऑफ इफेक्ट के। सी के नाम है, पहला नाम है इसका लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चलूंगी, लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर, दुख और सुख का नियम। देखो कोई चीज क्या होती है कि हमें दुख देती है। अब मैंने कोचिंग सेंटर
सेंटर का जैसे एग्जांपल लिया, शुरू में मुझे क्या लगा कि उठना मुश्किल लगा। काम तो मैं 10 बजे उठती थी और काम मुझे कोचिंग सेंटर के लिए कितने बजे उठना पड़ रहा है, 7 बजे ही उठना पड़ रहा है। और उसके बाद क्या है, बट जब मैं अपने आप में चेंजेस देख रही हूँ कि हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे मैथ्स आने लग गया, तो फिर वो चीज़ मुझे क्या देने लगी, सुकून देने लगी, खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन होने लगी। तो इसको बोलते हैं सुख और दुख का नियम या लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर। सेकंड है लॉ ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, सफलता और असफलता का नियम, लॉ ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। अब पहले बार में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर किया, बट जिससे न्यूमेरिकल जो है उसके सॉल्व नहीं हुए, फेलियर मिलती गई। बट बार बार प्रैक्टिस करके फाइनली मुझे क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, तीसरा हो गया वैसे तो, लॉ ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। चौथा जो इसका नाम है, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन, संतुष्टि और असंतुष्टि का नियम, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन, संतुष्टि और असंतुष्टि का नियम। लास्ट जो नाम है, सफलता में सफलता का नियम, लॉ ऑफ सक्सेस इन सक्सेस, लॉ ऑफ सक्सेस इन सक्सेस। तो टोटल इसके अलावा इसके 4 नाम और हैं, पेन एंड प्लेजर, सक्सेस, फेलियर और सेटिस्फेक्शन एंड dissatisfaction, success in success। ये किसके नाम है सारे के सारे, लॉ ऑफ इफेक्ट के। लिख लिया आप सभी ने। अब हम सेकेंडरी जो लॉज है वो स्टार्ट करें। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकेंडरी लॉज। उसमें सबसे पहला है हमारा लॉस ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, इसका क्या है, हमने कल भी एग्जांपल किया था, किसमें किया था, थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, शायद आपको याद आ जाए। जब मैंने कंडीशंस करा रही थी किसकी, लर्निंग की, तो हमने वहां पे क्या किया था, मल्टीपल रिस्पॉन्स कि एक बच्चा है, उसके सामने क्या है, एक बॉक्स है, बॉक्स में क्या है, मल्टीपल होल्स हैं, और उस होल्स में से एक होल ऐसा है जिसमें बॉल क्या की जा सकती है, इंसर्ट की जा सकती है। याद आया कुछ? हाँ जी, ये वही एग्जांपल है जिसमें क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए हम बहुत सारी कोशिश, बहुत सारी ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और एक प्रयास ऐसा होता है जो हमें कहाँ ले जाता है, सफलता की ओर ले जाता है। तो वो किसका एग्जांपल था, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का। और यहाँ पे हम दूसरे एग्जांपल की बात करें कि अगर किसी ने पहली बार स्टेट दिया है, उसका क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार उसने फिर से ट्राई की, हार नहीं मानी, ठीक है, फिर भी उसका क्या है, लक काम नहीं किया, उसका क्या है, दूसरी बार में भी स्टेट क्लियर नहीं हुआ, बट तीसरी बार उसने और एफर्ट्स किए, और मेहनत की, और तीसरी बार में क्या है, उसका स्टेट क्लियर हो गया, तो फाइनली उसको क्या मिली, सक्सेस मिली। मतलब किसी काम को करने के लिए हम जब एक के बाद प्रयास करते जा रहे हैं, तो एक प्रयास ऐसा भी आएगा जो हमें कहाँ ले जाएगा, सफलता की ओर ले जाएगा। तो ये जो लॉ है वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। अब नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ एटीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अभिवृत्ति का नियम। देखो हमारे कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी मानव है, उसमें दो तरह की एटीट्यूड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई तो है हर बात में नेगेटिव पॉइंट ढूंढता रहता है कि हाय मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये नहीं होना था। कोई कहता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो अगर कहते हैं ना कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि अगर हम
किसी काम की स्टार्टिंग ही ना से कर दें, नेगेटिविटी से कर दें, तो वो काम क्या है, पूरा हो ही नहीं सकता। तो हमें हमेशा किसी भी काम को करने के लिए हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव एटीट्यूड ही क्या है, हमें सक्सेस की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एनालिसिस, ठीक है, जिसको हम लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी भी बोल देते हैं। इनके ना दो दो नाम होते हैं, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं यहीं पे ही इसके साथ रेड पेन से ही लिख देती हूँ ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो जाओ। लॉ ऑफ, बॉक्स हम बना देते हैं, हाँ ये इसी का ही नाम रहेगा, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। हिंदी में हम बोलते हैं विश्लेषण का नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी काम को करते टाइम भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और उसको फिर डिवाइड करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, वन बाय वन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि हमारा स्टेट है, उसके लिए हमें साइकोलॉजी भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, और मैथ्स करना है, रीजनिंग है, जीके है, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। बट हम ऐसे तो नहीं कि ना सारी बुक्स जो है एक साथ खोल के बैठ जाए, एक यहाँ खोल ली, एक यहाँ, एक लाइन इसकी रीड करें, एक लाइन इसकी। हम उसको क्या करते हैं, टाइम हम बांध देते हैं कि मैंने 1 घंटा मैथ करना है, उसके बाद मैंने साइकोलॉजी पढ़नी है। तो क्या किया हमने, उन सब्जेक्ट्स का एक शेड्यूल बना दिया, उनको एक ब्रेक डाउन कर दिया उनके टाइम को, और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं, वन बाय वन रीड कर रहे हैं। तो ये जो हमारा लॉ है वो कौन सा कहलाएगा, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी या फिर लॉ ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का जो टॉपिक है या जो डेफिनेशन है आपको बहुत काम आने वाली है। ये क्या कहता है कि किसी काम को सीखते टाइम जो हमारा पुराना ज्ञान है, जब वो नए ज्ञान में समा जाता है, ये जैसे हम भी अभी किया ही था हमने, पुराना ज्ञान मतलब साइकिल का, वो किसमें समा गया, नए ज्ञान मतलब एक्टिवा चलाने में, तो वो क्या हो गया, पुराने ज्ञान का नए ज्ञान में समा जाना, क्या कहलाता है, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। जैसे हमने याद किया था साइकिल का एक्टिवा में, साइकिल का एक्टिवा में। अब लास्ट रह गया है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन के और भी नाम है लॉ ऑफ रिलेशन और लॉ ऑफ एनालॉजी। ये है नाम देंगे किसके, लॉ ऑफ एसोसिएशन के। कौन से हैं, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड जो एक और नाम इसका रह गया है वो है लॉ ऑफ रिलेशन। इसके 3 नाम रहेंगे, लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ रिलेशन एंड लॉ ऑफ एसोसिएशन। एकीकरण का ये कहता है कि हमारे पास 2 स्टिमुलस हैं, तो लर्निंग क्या हो रही है, जो एक स्टिमुलस से जो हमारा रिजल्ट आ रहा है और उसका जो यूज है हम क्या कर सकते हैं, दूसरे जो स्टिमुलस से जो रिस्पॉन्स आना है उसका वहां पे हम यूज कर सकते हैं। ये जब हम ये वाला जो लॉ है ये आपको तब समझ में आएगा जब हम आगे इनकी थ्योरीज करेंगे ना, कि जो पैवलोव की थ्योरी हम करेंगे तब आपको थोड़ा सा ये और क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पढ़े हैं कितने, जो हमारे 5 सेकेंडरी लॉज हैं। लिख लिए, अगर आप चाहो तो इसके साथ साथ अपनी कॉपी पे जो है एग्जांपल्स भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लॉज ऑफ लर्निंग है, ये कंप्लीट हो गए। जो किसने दिए थे, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिए थे। 5 सेकेंडरी और 3 प्राइमरी, टोटल 8 जो लॉज हैं वो हो गए हैं,
ठीक है, इसके अंदर की डिटेल आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है उनके नेम ध्यान होने चाहिए कि इनके नेम ही हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है टाइप्स ऑफ लर्निंग, और जो किसने दी है, गैने ने। इसके टॉपिक का नेम टाइप्स ऑफ लर्निंग। अकॉर्डिंग टू गैने। कितनी बताई है इन्होंने, टोटल 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग बताई है इन्होंने। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है प्रॉब्लम सोल्विंग लर्निंग भी हम बोल सकते हैं। हम इसमें लोअर टू हाईएस्ट चलते हैं। तो हम कर रहे थे यहाँ पे टाइप्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू गैने। गैने ने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। क्या है बुक का नेम, कंफ्यूज हो मत हो जाना, ये क्या है इसकी बुक का नेम, क्या, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इन्होंने यहाँ पे कितने टाइप्स बताए लर्निंग के, 8। ठीक है, जिसमें सबसे जो लोएस्ट है वो कौन सी लर्निंग है, सिग्नल लर्निंग, और जो सबसे हाईएस्ट है वो कौन सी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस जो टॉपिक में से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, आर। गैने की बुक का नाम क्या है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कि सबसे लोएस्ट जो लर्निंग है वो कौन सी है, सिग्नल। सबसे हाईएस्ट जो है वो कौन सी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम इसको बस एक एक लाइन का ही है, ठीक है, ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है ये वाला। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी है फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, देन हम हायर पे चलेंगे। सिग्नल लर्निंग, सिग्नल नाम से पता चल रहा है संकेत, मतलब जब कुछ बिना बोले ही कुछ समझ आना। जैसे टीचर कहते क्या है, सब बच्चे चुप हो गए, टीचर ने कुछ उनको डांटा नहीं, कुछ बोला नहीं, बस टीचर को आता देख के बच्चे क्या हो गए, चुप हो गए। जब हम देखते हैं रेड लाइट, रेड लाइट को देखते ही हम क्या है, अपने व्हीकल स्टॉप कर देते हैं। और इसी तरह जैसे ही हमारी ग्रीन लाइट ऑन होती है तो हम क्या कर देते हैं, अपने व्हीकल्स को मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइप की जो लर्निंग है वो कौन सी होती है, हमारी सिग्नल लर्निंग। नेक्स्ट है हमारी स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसमें क्या है, जब कोई भी स्टिमुलस जैसे सामने है उसको देख के हम रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे अब हम आने वाले जो थ्योरीज जो हम कल से स्टार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो बिजली है वो किसी बिल्ली को अगर हमने बंद कर रखा है और उसके सामने क्या है, कोई
मछली है या कुछ भी है, तो उसको देख के वो जो रिस्पॉन्स करेगी, इस टाइप की जो लर्निंग है वो कौन सी है हमारी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है चेन, श्रृंखला। जैसे अभी हमने लास्ट में ही पढ़ा था कि हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बाद हम टेबल्स है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन, जो चीज हम क्या करते हैं, चेन मतलब सीक्वेंस में करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं जो लर्निंग, वो कौन सी है हमारी, चेन लर्निंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, श्रृंखला अधिगम। नेक्स्ट जो है हमारी लर्निंग वो कौन सी है, वर्बल एसोसिएशन, हिंदी में हम उसे बोल देते हैं शाब्दिक साहचर्य। जैसे क्या है, इसमें जो बच्चा है नाम से ही पता चल रहा है वर्बल, वर्बल है तो यहाँ पे बोलने का काम रहेगा। जैसे बच्चे कोई पोएम पढ़ रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं एक सुर ताल में, ठीक है, जैसे कोई गीत गाना है, कोई कविता पढ़ना है, उसमें शब्दों को जोड़ के एक पर्टिकुलर सुर ताल के साथ क्या है बच्चे उस चीज को बोलेंगे, तो इस तरह की जो लर्निंग है वो कौन सी हो जाएगी हमारी, वर्बल एसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदात्मक, कि हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह की जो लर्निंग होगी इसमें जो अलग अलग फैक्ट्स हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं, उनको हम पहचानने का काम करेंगे। कि जैसे हमने बच्चे को कलर्स नेम सिखाए और फ्लावर्स नेम सिखाए, तो लास्ट में वो उनमें डिफरेंशिएट करने लग जाएगा कि हर जो रेड चीज है वो रोज नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कंसेप्ट लर्निंग, अवधारणा अधिगम। इस स्तर में क्या है, इस लेवल में बच्चा अपने आप को इतना कैपेबल बनाएगा कि अपने ही लेवल पे वो किसी भी चीज की कंसेप्ट को समझना स्टार्ट कर देगा, किसी भी टॉपिक का है एक लॉजिकल फैक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है रूल या फिर प्रिंसिपल लर्निंग, सिद्धांत अधिगम। इसमें क्या है, बच्चे ने देखा कि एक बर्फ का टुकड़ा है और अगर हम उसको क्या है किसी बर्तन में डाल के गैस पर रख देते हैं तो बर्फ क्या हो जाती है, पिघलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे हम क्या है बच्चे को मेल्टिंग पॉइंट का जो प्रिंसिपल है, मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, हम बच्चे को वो समझा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है जो सबसे हायर लेवल का है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इस स्तर पे बच्चा क्या है अपने सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग किसमें करने लग जाता है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो इसकी थ्योरी हमें याद नहीं करनी, हमें जो चीजें याद होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि गैने ने लर्निंग के कितने टाइप्स बताए हैं, ए, उनकी बुक का नाम क्या है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, सबसे लोएस्ट जो है वो कौन सी है और सबसे हाईएस्ट कौन सी है, और इनके नाम आने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या है आपको तीनों ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से ये पूछा जाएगा कि इनमें से गैने के अनुसार लर्निंग का ये टाइप है या नहीं है। इनके अंदर की थ्योरी हमें लर्न करने की नीड नहीं है। कल से हम इनकी लर्निंग की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो आज का हमारा पार्ट 2 है वो यहीं पे फिनिश होता है।